तो गाइज आप लोग अपना कॉपी निकाल लीजिए, मेरे साथ में लिखना स्टार्ट करिए। सबसे पहले सब्जेक्ट का नाम लिखेगा कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो गाइज देखिए, सब्जेक्ट का नाम है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। मतलब इन दिस सब्जेक्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कॉर्पोरेट्स मेनली। 95% से ज्यादा बातचीत कंपनीज का होगा। कॉर्पोरेट का मतलब कंपनीज, नॉन कंपनीज का हल्का फुल्का इधर उधर बातचीत हो सकता है। जब अपने पढ़ेंगे गवर्नमेंट अकाउंटिंग, जब अपने कुछ स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे, इंडेक्स पढ़ेंगे, तो इधर उधर कोई दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का बातचीत हो सकता है। बट more than 95% of the time, maximum time, we are primarily going to talk about corporates only, companies only. कंपनी लोग अपना फाइनेंशियल्स को कैसे रिपोर्ट करता है। फाइनेंशियल्स का मतलब सर, फाइनेंशियल्स का मतलब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल रिजल्ट्स, फाइनेंशियल पोजीशन, कैश फ्लोज, मतलब ओवरऑल कंपनी का जो आज के दिन बैलेंस शीट, पीएल, कैश फ्लोज है, वो कैसे रिपोर्ट करेगा अपने स्टेक होल्डर्स को, कम्युनिकेट कैसे करेगा अपने स्टेक होल्डर्स को। ये एक बड़ा सब्जेक्ट मैटर है और यही अपना सब्जेक्ट है। इट इज नॉट अबाउट हाउ टू प्रिपेयर बैलेंस शीट, हाउ टू प्रिपेयर पीएल, हाउ टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट ओनली। ये तो आपको मालूम होना ही चाहिए। अब उसके साथ में बातचीत ये है कि आप स्टेक होल्डर्स को कैसे कम्युनिकेट करोगे। रिपोर्टिंग इज अबाउट कम्युनिकेटिंग टू द स्टेक होल्डर्स। इस ओवरऑल बातचीत को पूरा अच्छे से समझने के लिए अपने एक एग्जांपल लेते हैं। टेक एन एग्जांपल ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। गाइज आप लोग के सामने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एक एनुअल रिपोर्ट हम ओपन किए हैं। एनुअल रिपोर्ट क्या होता है? कंपनीज को एवरी ईयर के एंड में एक एनुअल रिपोर्ट बनाना पड़ता है, जिसमें वो बहुत सारा बातचीत अपने स्टेक होल्डर्स से करता है, मेनली शेयर होल्डर्स और बाकी अदर स्टेक होल्डर्स एज वेल। ठीक है, देखिए अब आप इसका कंटेंट अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत कुछ मेंशन्ड है। ओवरऑल कैसे रिलायंस कंट्रीब्यूट कर रहा है और इस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या है। देखो, कॉर्पोरेट ओवरव्यू, रिलायंस एट ए ग्लैंस, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, शेयर होल्डर्स लोग को लेटर्स दिया गया है, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लोग कौन कौन है ये सब से रिलेटेड डिटेल, नई इंडिया का नया जोश से रिलेटेड जो कोई नया इनिशिएटिव वगैरह होगा रिलायंस का, वो सब मेंशन रहेगा। राइट, इस तरह का बहुत सारा डिटेल्स आपको मिलेगा। मैनेजमेंट रिव्यू, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, गवर्नेंस से रिलेटेड, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट। ये अपने जब रिसेंट ट्रेंड्स इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो अपना चैप्टर है वो पढ़ेंगे ना, तो ये सब अपने काम आएगा, ये सब अपने को समझना रहेगा। उस समय हम आप लोग को वापस से ये वाला एनुअल रिपोर्ट दिखाएंगे। जब अपने रिसेंट ट्रेंड्स इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अपना एक चैप्टर है, उसमें बहुत सारा नया नया चीज जो अभी रिपोर्टिंग किया जा रहा है स्टेक होल्डर्स को, उसके बारे में बातचीत होगा। तब आप लोग को ये वाला पोर्शन हम डिटेल में बताएंगे। अभी अपने को जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मेन अभी अपने डिस्कस करने वाले हैं, वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एनुअल रिपोर्ट के थ्रू कंपनीज को, अपने शेयर होल्डर्स को और अदर स्टेक होल्डर्स को यह बताना पड़ता है कि उसका फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है थ्रू बैलेंस शीट, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है थ्रू पीएल, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, सर ये क्या होता है, बातचीत करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और ये सब से रिलेटेड कुछ और फर्दर डिटेल्ड डिस्कशंस बताना पड़ता है, डिटेल्ड आइटम्स बताना पड़ता है थ्रू नोट्स टू अकाउंट्स। राइट, और ये स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड दोनों, मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अपना स्टैंड अलोन और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अपने सब्सिडरीज, एसोसिएट्स और जॉइंट वेंचर्स को मिला करके जो एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा। सर ये अपने को बनाना सीखना है, ये अपने सिलेबस का बोल सकते हैं सबसे बड़ा चैप्टर है। जब अपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर करेंगे तो अपने ये वाला पोर्शन सीखेंगे। राइट, तो क्या बोलना चाह रहा है कि सर ये सब्जेक्ट इज अबाउट कि आपको कैसे, किस तरह से फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, पोजीशन को कम्युनिकेट करना है, रिपोर्ट करना है अपने स्टेक होल्डर्स को।
एक एग्जाम्पल के तौर पर एक बार आइए, पेज नंबर जैसे 235 में इन लोगों ने लिखा है, तो एक बार अपने आके देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किस तरह से रिपोर्ट किया है। ये देखिए स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अभी अपने देखना चाह रहे हैं स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसमें सबसे पहले अपने इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट देखते हैं। इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट में आप देखिए क्या लिखा हुआ है, टू द मेंबर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। टू द मेंबर्स का मतलब कौन, मेंबर्स का मतलब शेयर होल्डर्स। ये रिपोर्ट किसको एड्रेस कर रहा है, ऑडिटर ये रिपोर्ट किसको एड्रेस कर रहा है, शेयर होल्डर्स को एड्रेस कर रहा है, डायरेक्टर्स को नहीं, कंपनी को नहीं, शेयर होल्डर्स को। और इसमें ये बता रहा है कि ये जो ऑडिट करने के बाद ऑडिटर का क्या ओपिनियन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, और उसके बाद एक एक करके बैलेंस शीट पीएल वगैरह अटैच्ड है। ये देखिए बैलेंस शीट, एकदम किस तरह से बैलेंस शीट देना पड़ेगा। पहले सारा असेट्स लिखा हुआ है, फिर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज लिखा हुआ है, प्रीवियस ईयर का फिगर्स दिया हुआ है, फिर हर एक को डिटेल में बताया गया है नोट्स टू अकाउंट्स में। तो सर ये सब तो हम लोग स्केड्यूल 3 में भी सीखे हुए हैं, और जब हम लोग स्केड्यूल 3 पढ़े थे उस समय इक्विटी एंड लाइबिलिटी पहले ऊपर हुआ करता था। हाँ, वो आप लोग जो बैलेंस शीट पढ़े थे ना, वो आप लोग जो पीएल का फॉर्मेट, बैलेंस शीट का फॉर्मेट पढ़े थे, वो स्केड्यूल 3 का डिवीजन 1 था। अभी इंड एस में स्केड्यूल 3 का डिवीजन 2 फॉलो होता है। ये सब अपने सीखने वाले हैं गाइस, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, धीरे धीरे करके सब कुछ आने वाला है। स्केड्यूल 3 इज वन पार्ट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। स्केड्यूल 3 तो फॉलो करना पड़ता ही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाना है उससे रिलेटेड, बट इसके रिपोर्टिंग में और भी चीजों का जरूरत पड़ता है, और भी नॉलेज का जरूरत पड़ता है, जो कि अपने पढ़ने वाले, नॉट ओनली स्केड्यूल 3, बहुत सारे जो इंड एस है, बहुत सारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग, ऑल दीज आर रिलेटेड टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, राइट। तो बैलेंस शीट, फिर आपके सामने ये रहा पीएल, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। सर ये क्या होता है ये भी बताएंगे, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और फिर ये सब का, ये सब कुछ का डिटेल एक एक करके नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स में एग्जैक्टली क्या क्या देना पड़ेगा, क्या क्या चीज कंप्लीट डिस्क्लोजर होना चाहिए, ये सब कुछ अपने को जानना है। तो नाउ it is not just about preparing the balance sheet, preparing the PL and preparing the cash flow statement. It is more than that. It is much more than that. ठीक है, तो ये सब्जेक्ट इज अबाउट रिपोर्टिंग टू द स्टेक होल्डर्स, लिखिएगा कॉपी में। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मीन्स communicating the financial position, financial performance, cash flows, and other necessary information to the stakeholders. Financial reporting means communicating the financial position, financial performance, cash flow, and other necessary information to the stakeholders.
मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मतलब MCA हैज नोटिफाइड टू रूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सर आप लोग को पता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इंडिया में कंपनीज लोग को गवर्न करने के लिए देयर इज कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 का ही जो गवर्निंग बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब कंपनीज लोग के बारे में बात कर रहे हैं, कॉर्पोरेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। कॉर्पोरेट लोग के लिए जो ऑथराइज बॉडी अपने कंट्री में वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, राइट। अलग अलग मिनिस्ट्री होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, अलग अलग मिनिस्ट्री है। अलग अलग मिनिस्ट्री में देयर इज वन मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो ऑब्वियसली बताता है कंपनियों को, कॉर्पोरेट्स को कि आप लोग को क्या करना है। वो लोग को एक एक चीज गाइड करता है एमसीए। तो वो लोग को अकाउंटिंग कैसे करना है, वो लोग को रिपोर्टिंग कैसे करना है, ये भी कौन बताता है? एमसीए बताता है। एमसीए दो रूल निकाला है। एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैज नोटिफाइड टू रूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या है वो दो रूल? सुनना जैसे जैसे कर रहे हैं आप लोग भी एकदम वैसे वैसे ही लिखते चलोगे मेरे साथ में। एक है कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स rules 2006, which is now amended to companies accounting standard rules 2021। ठीक है। और एक और रूल जो एमसीए ने नोटिफाई किया है वो है कंपनीज इंड एस रूल्स 2015। तो सर ये दो रूल क्यों है? ये दो रूल अलग अलग सेट ऑफ कंपनीज के लिए है, अलग अलग सेट ऑफ कंपनी के लिए है। छोटी छोटी कंपनियों को ये वाला रूल फॉलो करना पड़ता है, बड़ी बड़ी कंपनियों को ये वाला इंड एस वाला रूल फॉलो करना पड़ता है। मतलब आज के दिन अपने कंट्री में देर आर टू सेट ऑफ रूल्स नोटिफाइड फॉर टू सेट ऑफ कंपनीज। सर इसके पीछे एग्जैक्टली क्या बात है, इसके पीछे क्या हिस्ट्री है, ये भी अपने बस थोड़ी देर में बात करेंगे। एक बार खाली यहां पे ये लिखिएगा, फॉर स्मॉल कंपनीज they follow accounting standards and prepare financial statements following division 1 of schedule 3 of companies act। These rules are for small companies, they follow accounting standards and prepare financial statements following division 1 of schedule 3 of companies act 2013। जबकि ये जो कंपनीज इंड एस रूल्स है, इंड एस रूल्स 2015, इट इज फॉर listed companies and large companies
सर एग्जैक्टली इसका क्या डेफिनेशन है, स्मॉल कौन सा कंपनी है, लार्ज कौन सा कंपनी है, बस थोड़ी देर में बात करेंगे. इट इज फॉर लिस्टेड कंपनीज एंड लार्ज कंपनीज. दे फॉलो Ind AS instead of accounting standards. They don't follow accounting standards. They follow Ind AS. Sir, what is Ind AS? बात करेंगे गाइज, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा. They follow Ind AS and prepare financial statements following Division 2 of Schedule 3. Division 2 of Schedule 3 of Companies Act. ठीक है, आई होप यहां तक आप लोग का लिखना भी कंप्लीट है. Here financial statements comprises of balance sheet, statement of profit and loss, cash flow statement, notes to accounts. बस ये चार चीज मिल करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाता है डिवीजन 1 ऑफ शेड्यूल 3 में. राइट, दोज कंपनीज विच फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. जबकि यहां पर हियर financial statements comprises of balance sheet, statement of profit and loss. एक नया स्टेटमेंट है गाइज यहां पर, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी. स्टेटमेंट ऑफ changes in equity, cash flow statement, notes to accounts. तो सर सब कुछ सेम ही तो हो गया, खाली एक नया एडिशनल स्टेटमेंट बन जा रहा, बस इतना ही तो है. नहीं, बनाने का तरीका भी अलग है. यहां पे जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, यहां पे जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, एकदम अलग है. आप लोग जो इंटर लेवल तक सीख के आए हो, बैलेंस शीट का फॉर्मेट, पीएल का फॉर्मेट, वो सीख के आए हो, ये वाला वो भी आज के दिन एप्लीकेबल है अपने कंट्री में. छोटी छोटी कंपनियां वही वाला फॉर्मेट फॉलो करती है, बट बड़ी कंपनियां, जो कंपनियां इंड एस फॉलो करती है, वो लोग अलग टाइप का फॉर्मेट फॉलो करती है, डिवीजन 2 ऑफ शेड्यूल 3 फॉलो करती है. राइट, तो गाइज आई होप यहां तक का बात आप लोग को बिल्कुल क्लियर है. अब एग्जैक्टली इसके पीछे क्या हिस्ट्री है, पहले ये समझेंगे. मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने तो 2 रूल नोटिफाई कर दिया, बट 2 रूल क्यों नोटिफाई किया, क्या रीजन है, इसके पीछे का क्या बैकग्राउंड है, क्या हिस्ट्री है, ये हम लोग को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, तब जाकर के आपके दिमाग में एक क्लियरिटी आएगा. तो गाइज लिखेगा हिस्ट्री. हिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग.
तो हम आप लोग को डेट वाइज, कुछ ईयर वाइज, कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स जो हुआ है वर्ल्ड में वो लिखवाने जा रहे हैं। सबसे पहले लिखिएगा 1973 में गाइज ऑब्वियसली ये अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको एक बैकग्राउंड मिले, आपको एक नॉलेज मिले, आपके दिमाग में क्लियरिटी आए, बस इसलिए डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो 1973 में क्या हुआ, अपने ऑब्वियसली जितना अपने लिए रेलिवेंट है, जितना अपने को जरूरत है समझने के लिए बात, बस उतना ही डिस्कस करेंगे। हम आप लोग को बहुत ज्यादा इलेबोरेट करके ये सब बात बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे। ठीक है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी वॉज फॉर्म्ड। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमिटी, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे IASC, was formed. In Europe, specifically UK। ठीक है, it started issuing international accounting standards। सबसे पहले तो क्या हुआ, 1973 में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी बनाया गया। एक्चुअली यूरोप में ना यूरोपियन कंट्रीज साथ में आए, यूरोपियन कंट्रीज साथ में मिलकर एक यूरो जोन बनाए। उस यूरो जोन के अंदर में ऑब्वियसली आज के दिन जो इतने सारे यूरोपियन कंट्रीज है वो सारे तो थे ही, और ऑब्वियसली यूके वाज आल्सो पार्ट ऑफ यूरोप ओनली। तो ये यूरो जोन में ये लोग आपस में डिसाइड किए कि अपने को एक कॉमन टाइप ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहिए, एक सिमिलर स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहिए, सो दैट हम लोग के अकाउंटिंग में एक यूनिफॉर्मिटी रहे और हम लोग को एक गाइडलाइन मिले कि किस तरह से अकाउंटिंग करना चाहिए। इस चीज के इंपॉर्टेंस को इन लोगों ने समझा, क्योंकि इन लोगों ने देखा कि यूरोपियन कंट्रीज आपस में एक दूसरे कंट्रीज में बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रही है, तो कंपेरेबिलिटी बेटर हो। तो कंपेरेबिलिटी बेटर होने के लिए ऐसा होना जरूरी है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया जा रहा है अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, अलग अलग कंपनीज के द्वारा, वो कॉमन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, कॉमन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए, कॉमन अकाउंटिंग पॉलिसीज को फॉलो करते हुए बन रहे हैं, सिमिलर पॉलिसीज को फॉलो करते हुए बन रहे हैं, सो दैट उन दोनों कंपनियों को एक साथ कंपेयर किया जा सके, एक बेंचमार्क में उन लोग को इवैल्यूएट किया जा सके। राइट, इस चीज के इंपॉर्टेंस को इन लोगों ने समझा और 1973 में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी बनाया गया। ठीक है, और वो क्या किया फिर, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करना स्टार्ट कर दिया। IAS 1, 2 ऐसे इशू करना स्टार्ट कर दिया। ओके सर, इंडिया ज्यादा दूर क्यों रहता? इंडिया भी सर इंटरनेशनली देख रहा है क्या हो रहा है। इंडिया में भी ICAI ने एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया 1977। Institute of Chartered Accountants of India, ICAI, formed Accounting Standard Board, Accounting Standard Board, ASB. It started issuing accounting standards जिसको हम लोग ASB बोलते हैं। इट स्टार्टेड इशूइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फ्रॉम 1981।
these accounting standards were recommendatory. recommendatory का मतलब सर, आईसीएआई का जो एएसबी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, वो कंपनियों को रेकमेंड कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है कि आप लोग को ऐसे करना चाहिए अकाउंटिंग, स्पेसिफिक इश्यूज में अकाउंटिंग ऐसे करना चाहिए। ये नहीं बोल रहा कि ऐसे ही आपको करना पड़ेगा, रेकमेंडेटरी है। कोई नोटिफाई नहीं किया अभी तक, कोई कंपनीज एक्ट आकर के नहीं बोला कि ये फॉलो करना पड़ेगा, राइट। 1977 में देखा देखी इंटरनेशनली जो हो रहा था उसका देखा देखी इंडिया भी पीछे नहीं रहा। इंडिया भी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड फॉर्म किया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का काम ही ये था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू करे। क्या सर ये लोग जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करते थे वो एकदम सिमिलर होते थे क्या आईएएस के? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी सिमिलर नहीं होते थे, क्योंकि ये जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू हो रहे थे ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव स्टैंडर्ड्स थे। ये बहुत ज्यादा डिस्क्लोजर डिमांड कर रहे थे, और यूरोपियन कंट्रीज में ऑलरेडी अच्छा खासा ग्रोथ था, तो डेवलप्ड नेशंस को डील कर रहा था, तो इतना ज्यादा रिक्वायरमेंट इंडिया नहीं कर सकता था। इसलिए इंडिया में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू हो रहा था वो कुछ रिलैक्स था, बहुत जगह डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स नहीं भी था। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अपना नॉर्मल अपने इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को देखते हुए, इंडिया अपने इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को देखते हुए इस तरह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू करना स्टार्ट कर दिया। और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी मैंडेटरी नहीं थे, ये रिकमेंडेटरी थे। सजेस्ट कर रहा था इंस्टीट्यूट कि आप लोग को ऐसे अकाउंटिंग करना चाहिए, इस पर्टिकुलर एरिया में इस तरह से अकाउंटिंग करना चाहिए। ये मैंडेटरी कभी अभी तक भी नहीं किया गया था, 1981 में नहीं किया गया था, राइट। उसके बाद सर क्या हुआ, 1983 में एक बॉडी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटीज एंड कमीशन। वो क्या किया, इंडिया इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटीज एंड कमीशन। वो बोला कि देयर हैज टू बी बेटर स्टैंडर्ड्स एंड इट शुड बी मैंडेटरी। सर पहला बात तो ये आईओएससीओ है क्या? आईओएससीओ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटीज एंड कमीशन, सिक्योरिटीज कमीशन। ये जैसे इंडिया में सेबी है ना, वैसे इंटरनेशनल बॉडी है, मान लो जैसे इंडिया में सेबी है वैसे उसी का कॉरेस्पॉन्डिंग इंडिया वर्ल्ड का बॉडी है, राइट। तो ये क्या है सर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन। is a body similar to SEBI in India। जैसे इंडिया में सेबी है उसी के जैसा एक इंटरनेशनल बॉडी है, ठीक है। इंडिया इज ऑल्सो अ मेंबर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन का इंडिया भी मेंबर है। तो 1983 में ये क्या किया, ये सारे कंट्रीज को, सारे मेंबर्स को बोला कि आप लोग को एक कॉमन ऐसा एक स्टैंडर्ड बनाना चाहिए, अपने स्टैंडर्ड को इशू करना चाहिए और उस स्टैंडर्ड को मैंडेटरी करना चाहिए। इट ऑब्जर्व्ड दैट देयर शुड बी better and mandatory standards for financial reporting।
बोला एक तो अभी जो स्टैंडर्ड्स बन रहे हैं उनको इंप्रूव करो, और दूसरा उनको मैंडेटरी करो, ये रिकमेंडेटरी होने से नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब इसके ऊपर इंटरनेशनली भी काम होना चालू हो गया और इंडिया को भी इसके बारे में सोचना पड़ गया। तो 2001 में, फिर 2001 में इस चीज के ऊपर वर्क करते हुए इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमिटी जो था IASC, इट वाज रीऑर्गेनाइज्ड एज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। IASC was reorganized as International Accounting Standard Board. IASC was reorganized as International Accounting Standard Board, IASB. It started issuing IFRS, मतलब सर 2001 के पहले तक तो IFRS का कोई बातचीत ही नहीं था। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। टू 2001 के पहले तक IFRS का कोई नामो निशान नहीं था। ठीक है, इट ऑल्सो अडॉप्टेड IAS issued by IASC till then। यहां तक till then 41 IAS had been issued। क्या हुआ सर 2001 में? IASC was reorganized as International Accounting Standard Board, IASB. It started issuing IFRS. It also adopted IAS issued by IASC till then। It also adopted IAS का मतलब क्या हुआ? जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IAS इशू कर रहा था, कौन? IASC, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी। अभी तक 2001 तक IAS इशू कर रहा था, 41 IAS इशू कर चुका था, वो 41 IAS भी एज इट इज एप्लीकेबल था, और उसके बाद वो IFRS इशू करना स्टार्ट कर दिया। मतलब सर अब IASC खत्म हो गया, IASC बंद हो गया, IASC अब IAS इशू नहीं कर पा रहा है, अब क्या इशू हो रहा है? IFRS इशू हो रहा है। तो अगर आप लोग कंप्लीट लिस्ट देखोगे ना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का, तो उसमें IAS 1 से लेकर के 41 तक है, उसके बाद IFRS 1 से लेकर के 17 तक है। हाँ, जब IFRS इशू हो रहे थे ना, तो उसमें बहुत सारे IFRS ऐसे इशू हुए विच वॉज रिलेटेड टू द प्रीवियस IAS, तो उन IAS को डिलीट कर दिया गया। फिर से सुनना बात को, सर IAS 1 से लेकर के 41 तक इशू हो चुका था 2001 तक, फिर IFRS इशू होना स्टार्ट हो गया। जब IFRS इशू हुआ ना, तो वो कुछ ऐसे टॉपिक के ऊपर भी डिस्कशन कर रहा था जिसके ऊपर पहले IAS इशू हो चुका है, तो उस IAS को डिलीट कर दिया गया और IFRS एप्लीकेबल हो गया। तो आज के दिन 1 से लेकर के 41 तक जो IAS है, उसमें सारे के सारे IAS एप्लीकेबल नहीं है। जैसे IAS 3 डिलीटेड है, IAS 4 डिलीटेड है, IAS 5 डिलीटेड है, और इस तरह से बहुत सारे IAS डिलीटेड है। ठीक है, तो 1 से लेकर के 41 बीच में बहुत सारे IAS डिलीटेड, और IFRS 1 से लेकर के 17 तक। ये जब आप टोटल करोगे तो टुडे देयर आर 39 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स विच आर एप्लीकेबल। 39 स्टैंडर्ड्स आर देयर, 1 से लेकर के 41 तक IAS, और फिर IFRS 1 से लेकर के 17 तक। इन टोटल इफ यू काउंट देयर आर 39 स्टैंडर्ड्स एज ऑफ नाउ, राइट। अब इनको देख करके ही इंडिया को भी कुछ करना था। 2006 आया। 2006 में G20 समिट हुआ। इंडिया,
committed itself in G20 summit to follow international standards. However, India chose to apply converged form of IFRS. हम जब भी अब IFRS बोलेंगे ना, it includes IAS also. IFRS तो अभी नया इशू हो रहा है, और जो पहले IAS इशू हो चुका है वो भी. तो when I say IFRS, I also mean IAS. India chose to apply converged form of IFRS in India and named it Ind AS. It means India made few modifications looking at the economic of our country. कन्वर्ज्ड फॉर्म का मतलब सर एज इट इज अडॉप्ट नहीं किया. अगर इंडिया एज इट इज आईएफआरएस अपने कंट्री में एप्लीकेबल कर देता, अगर इंडिया मान लो एमसीए नोटिफाई कर देता, आईएफआरएस एमसीए नोटिफाई कर देता कि इंडिया में भी आईएफआरएस एप्लीकेबल है, तो सबको आईएफआरएस फॉलो करना पड़ता, राइट. इसका मतलब अपने बोलते इंडिया हैज अडॉप्टेड आईएफआरएस. अभी इंडिया हैज नॉट अडॉप्टेड आईएफआरएस. इंडिया हैज अप्लाइड कन्वर्ज्ड फॉर्म ऑफ आईएफआरएस हुज नेम इज इंड एस. इंडिया हैज अप्लाइड कन्वर्ज्ड फॉर्म ऑफ आईएफआरएस. मतलब आईएफआरएस को एज इट इज अप्लाई नहीं किया, उसमें हल्का फुल्का चेंजेस, बहुत ही फ्यू माइनर चेंजेस, अपने इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को देखते हुए हल्का फुल्का चेंजेस किया और कंट्री में एप्लीकेबल कर दिया, नोटिफाई कर दिया इंड एस. बट अभी तक इंड एस एप्लीकेबल हुआ नहीं है, कमिट किया है. ध्यान से देखो, 2006 में नोटिफाई नहीं हुआ है, 2006 में तो सिर्फ कमिट किया है. क्या बोला? इंडिया कमिटेड इटसेल्फ इन G20 समिट टू फॉलो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. However, India chose to apply converged form of IFRS in India and named it Ind AS. It means India made few modifications looking at the economic environment of our country. Right? Note, in 2006, India just committed in preparation and actual implementation. It took 9 years when finally India notified Ind AS in 2015. इस पैरा को ठीक से एक बार रीड करो. In 2006, India just committed. In preparation and actual implementation, it took 9 years when finally India notified Ind AS in 2015. ठीक है. अच्छा, also companies
accounting standards rules 2006 was notified by MCA, which mandated all companies to apply accounting standards while preparing the financial statements. Companies Accounting Standards Rules 2006 was notified by MCA, which mandated, mandatory हो गया guys, अब recommendatory नहीं रहा, अब mandatory हो गया, mandated all companies to apply accounting standards while preparing the financial statements. तो 2006 में सारे कंपनियों को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो मैंडेटरीली फॉलो करना जरूरी हो गया, और फिर जब 2015 आया, MCA notified companies Ind AS rules 2015. It mandated application of Ind AS listed companies and large companies MCA notified companies Ind AS rules 2015. It mandated application of Ind AS by listed companies and large companies. Small companies continues to apply accounting standards. 2015 में जाकर के IFRS का कन्वर्ज्ड फॉर्म इंड एस इंडिया में फर्स्ट टाइम अप्लाई किया गया। लिस्टेड कंपनीज के लिए, बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए, छोटी कंपनियां आज तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रही हैं। मतलब आज के दिन सर अपने कंट्री में टू सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स आर देयर, वन फॉर लिस्टेड एंड लार्ज कंपनीज इंड एस एंड वन फॉर स्मॉल कंपनीज एंड अदर एंटिटीज, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, राइट। तो सर ये इसका एक बार बैकग्राउंड है जो आप लोग को अभी अभी बताएं, एक बार देखो बैकग्राउंड आप लोग को क्लियर है क्या, अंडरस्टैंडिंग में कोई इशू नहीं है ना, फटाफट से कंफर्म करो। सो गाइज हम लोग हिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग समझ चुके हैं। हम लोग समझ चुके कि इंडिया में कैसे टू सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स आ गए, वन इंड एस, अदर वन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। नेक्स्ट अब हम लोग समझेंगे कि सर एग्जैक्टली कौन कौन सी कंपनियों को इंड एस फॉलो करना होता है और कौन कौन सी कंपनियों को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना होता है। हम लोग अभी तक ये समझ चुके हैं सर कि बड़ी बड़ी कंपनियों को, लिस्टेड कंपनी और लार्ज कंपनीज को इंड एस फॉलो करना होता है, और छोटी कंपनियों को और अदर देन कंपनीज को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ता है। बट अब हम लोग एग्जैक्टली समझते हैं स्पेसिफिकली कि कौन कौन सा कंपनी है जिसको इंड एस फॉलो करना पड़ता है और कौन कौन सा है जिसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना होता है। तो अब आप लोग नेक्स्ट कॉपी में हेडिंग दीजिएगा एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड एस। एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड एस, देखिए इंड एस
आर एप्लीकेबल ऑन फॉलोइंग, which are listed or in the process of listing, companies which are listed or in the process of listing. सर लिस्टिंग के प्रोसेस में कैसे समझ में आएगा? समझ में आ जाएगा, बिकॉज सेबी से अप्रूवल वगैरह लेने का प्रोसेस वगैरह चल रहा होगा, राइट? बोर्ड मीटिंग में, एजीएम में, जनरल मीटिंग में कोई शेयर होल्डर का अप्रूवल वगैरह लिया गया होगा, तो उसे समझ में आ जाता है कि प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है. कंपनीज विच आर लिस्टेड और इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, any of its security in any exchange, मतलब अगर किसी कंपनी का मान लो डिबेंचर लिस्टेड है, किसी कंपनी का प्रेफरेंस शेयर लिस्टेड है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर लिस्टेड है, एनी सिक्योरिटी, एनी ऑफ इट सिक्योरिटी अगर लिस्टेड है और किसी भी एक्सचेंज में, चाहे वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे वो कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज हो, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में, एनी एक्सचेंज, एनी सिक्योरिटी इन एनी एक्सचेंज अगर लिस्टेड है तो उसके ऊपर इंड एस एप्लीकेबल हो गया. ठीक है? इट इंक्लूड्स एनबीएफसी but does not include banks and insurance companies. बैंक और इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी पे आज के दिन भी, चाहे वो कितनी ही बड़ी कंपनी क्यों ना हो, लिस्टेड ही क्यों ना हो, उसके ऊपर इंड एस आज के दिन भी एप्लीकेबल नहीं है. बैंकों के ऊपर और इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर इंड एस एप्लीकेबल नहीं है. तो सर ये लोग कैसे अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करके. बैंकों को अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना पड़ता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करके, लिस्टेड बैंकों को भी, करेक्ट? बड़ी बड़ी बैंक, बैंकिंग कंपनीज जो है, उन लोग को भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही फॉलो करना पड़ता है. इंड एस अभी तक उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हुआ. सर ऐसा क्यों हो रहा है? कंपनीज जब इतनी बड़ी कंपनी है तो उन लोगों को तो इंड एस फॉलो करना चाहिए. गवर्नमेंट पूरा ट्राई कर रहा है, गवर्नमेंट पूरा कोशिश कर रही है कि बैंकों के ऊपर भी इंड एस एप्लीकेबल जल्द से जल्द करवाया जाए. बट आरबीआई और बैंकिंग सेक्टर अभी करेंटली इंडिया में रेडी नहीं है इंड एस अप्लाई करने के लिए. अगर अभी अपने कंट्री में इंड एस एप्लीकेबल हो जाता है ना बैंकिंग कंपनीज के ऊपर, तो बैंकिंग कंपनीज का पर्दाफाश हो जाएगा, बैंकिंग कंपनीज का रियलिटी सामने आ जाएगा. बैंकिंग कंपनीज अभी भी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में है. बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारा पैसा है जो शायद रिकवर नहीं हो पाएगा, राइट? एनपीएस का अमाउंट शायद जितना दिखता है उससे भी बहुत बड़ा अमाउंट है, जो कि अभी क्लियरली पिक्चर सामने नहीं आ रहा है. लेकिन अगर ये लोग इंड एस फॉलो करने लग गए तो इंड एस में इतना ज़्यादा डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है कि वो लोग जो अभी बात कुछ छुपा पा रहे हैं वो नहीं छुपा पाएंगे. तो सर ये तो अपने कंट्री के लिए अच्छा नहीं है. ये तो वो लोग तो बात छुपा रहे हैं, स्टेक होल्डर्स को पूरा बात पता नहीं चल पा रहा है. करेक्ट, आप ये सही सोच रहे हैं, बट एक बार में पता चल जाए ऐसा भी करना पॉसिबल नहीं है. इसलिए बैंकिंग सेक्टर को थोड़ा सा टाइम दिया जा रहा है. गवर्नमेंट लगातार पुश कर रहा है, इन लोग के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप लोग को भी इंड एस फॉलो करना पड़ेगा. और वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब बैंकों को भी इंड एस फॉलो करना पड़ेगा ही. बट अभी वहां पर थोड़ा सा क्लीनिंग वर्क, थोड़ा सा साफ सफाई का काम चल रहा है इंटरनली, सो दैट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जब इंड एस के हिसाब से हो तो इतना ज़्यादा गंदा पिक्चर सामने ना आए, जितना कि अगर अभी इमीडिएटली कर दिया जाए तो एकदम गंदा पिक्चर सामने आ जाएगा, राइट? अच्छा सर, ये तो हुआ लिस्टेड कंपनी का बात. अगर कंपनी अनलिस्टेड है तो अनलिस्टेड कंपनीज हुज नेटवर्थ
इज ग्रेटर देन और इक्वल टू रुपीज 250 करोड़ as on 31st March of the financial year, of the last financial year. मतलब अगर किसी कंपनी का से फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31st मार्च 23 में अगर उसका नेटवर्थ का मतलब सर शेयर होल्डर फंड, आपने बोल सकते हैं शेयर होल्डर फंड, कैपिटल और रिजर्व्स मिला करके, राइट सर। इसका मतलब एक और तरीका, असेट्स माइनस लाइबिलिटीज को भी नेटवर्थ बोल सकते हैं, या आप ऐसे भी बोल सकते हो सर शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स को मिला करके जो नेटवर्थ होता है ना, अगर वो 250 करोड़ से ज्यादा है 31 मार्च 23 को, अगर किसी कंपनी का नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा है तो उसके ऊपर इंड एस एप्लीकेबल हो जाएगा नेक्स्ट ईयर से ही, 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24, मतलब 23-24 का जो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा वो एज पर इंड एस बनाएगा, राइट। तो अनलिस्टेड कंपनीज हुज नेटवर्थ इज ग्रेटर देन इक्वल टू रुपीज 250 करोड़ एज ऑन 31 मार्च ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, उसके ऊपर भी इंड एस एप्लीकेबल हो जाता है। सर मेनली यही है, इसी को अपने बोल रहे थे लार्ज कंपनीज, लिस्टेड कंपनीज इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, या फिर लार्ज कंपनीज, बड़ी कंपनियां जिसका नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा है। सर नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा होना मतलब बहुत बड़ी कंपनी। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट टर्नओवर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली असेट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट नेटवर्थ। नेटवर्थ 250 करोड़ होना बहुत बड़ा बात है, बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है। नेक्स्ट, रियल एस्टेट, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट also apply Ind AS। सर इन लोग को कौन बोला है? दे आर नोटिफाइड टू बी, दे हैव टू फॉलो Ind AS बिकॉज सेबी हैज नोटिफाइड देम। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ऑल्सो अप्लाइज Ind AS। ये दो स्पेसिफिक ट्रस्ट है जिनको सेबी बोल रहा है कि आप लोग को Ind AS फॉलो करना पड़ेगा, फाइन। और सर इसके अलावा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी कॉर्पोरेट को बोल सकता है कि आपको Ind AS फॉलो करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट। has power to apply Ind AS on any body corporate मतलब सर Ind AS किसके किसके ऊपर एप्लीकेबल है? एक तो लिस्टेड कंपनी, दूसरा कंपनी इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, तीसरा अनलिस्टेड कंपनी नेटवर्थ ग्रेटर देन और इक्वल टू 250 करोड़, फोर्थ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, फिफ्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, सिक्स्थ सेंट्रल गवर्नमेंट अगर किसी को चाहे तो बॉडी कॉर्पोरेट को बोल सकता है कि आपको Ind AS अप्लाई करना है। सर एक बार फिर से मेरे साथ बोलिएगा, 6 आइटम है, क्या क्या? लिस्टेड कंपनी, कंपनी इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, अनलिस्टेड कंपनी, नेटवर्थ ग्रेटर देन और इक्वल टू 250 करोड़, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो किसी बॉडी कॉर्पोरेट को बोल सकता है कि आप Ind AS अप्लाई करो, राइट। अब इसके साथ में सुन लो एक बात, ये सारी कंपनियों के ऊपर अगर Ind AS एप्लीकेबल हो गया तो इसका मतलब इसके पूरे परिवार के ऊपर Ind AS एप्लीकेबल हो गया। सर पूरे परिवार के ऊपर मतलब पूरे फैमिली के ऊपर, मतलब सर उस कंपनी का अगर कोई होल्डिंग कंपनी है तो उसके ऊपर भी Ind AS अप्लाई होगा। अब चाहे वो छोटा ही कंपनी क्यों ना हो, अब चाहे वो एकदम ही छोटा सा कंपनी क्यों ना हो, उसके ऊपर भी Ind AS एप्लीकेबल होगा। उसका सब्सिडरी कंपनी के ऊपर भी Ind AS अप्लाई हो जाएगा, उसके एसोसिएट के ऊपर भी, उसके जॉइंट वेंचर के ऊपर भी। मतलब अगर किसी कंपनी के ऊपर इन कंडीशंस के वजह से
ये ए बी सी डी जो अपने लिखे हैं, अगर इन कंडीशंस की वजह से अगर किसी कंपनी के ऊपर इंड एस अप्लाई हो गया तो उसके पूरे फैमिली के ऊपर इंड एस एप्लीकेबल हो जाएगा, उसके होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर के ऊपर भी इंड एस एप्लीकेबल हो जाएगा। नोट, in case of companies Ind AS is to be applied to full family. Just a second, guys. In case of companies, Ind AS is to be applied to full family. That is holding, subsidiary, associate और जॉइंट वेंचर। अभी सर एग्जैक्टली ये सब क्या होता है ये अभी आपको जानने का जरूरत नहीं है, ये हम लोग जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे तो हम लोग को बहुत डिटेल में सब जानना रहेगा ही कि होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, जॉइंट वेंचर किसको बोलते हैं, एग्जैक्टली अपने को जानना रहेगा। ठीक है, अभी आप लोग को बेसिक आइडिया आई एम श्योर होगा ऑलरेडी। ओके, तो सर ये है अपना एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड एएस। अब अपने बात करने वाले हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो सर आप ऐसे भी तो बोल सकते हैं जिन कंपनियों के ऊपर इंड एएस फॉलो नहीं होता, जो कंपनियां इंड एएस फॉलो नहीं करती है वो कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करती है, सिंपल, करेक्ट। बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिर्फ कंपनियां नहीं, नॉन कंपनीज भी फॉलो करती है। तो एक बार आपको उस चीज का भी पिक्चर अच्छे से मिले, अपने एक बार एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को एक सेपरेट पॉइंट की तरफ पढ़ेंगे। लिखिए एप्लीकेबिलिटी तो देखिए इसको दो पॉइंट में मैं आप लोग को बताता हूं। एक तो कंपनीज है और दूसरा नॉन कंपनीज भी तो है, जो कंपनी नहीं है, जो कि नॉन कॉर्पोरेट है, जो कि कॉर्पोरेट नहीं है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, क्या वो लोग को कोई स्टैंडर्ड फॉलो करने का जरूरत नहीं है? वो लोग को भी स्टैंडर्ड्स फॉलो करना पड़ता है, आज के दिन वो लोग के लिए भी मैंडेटरी है। लेकिन वो लोग को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स नहीं बोलता है, वो लोग को कंपनीज एक्ट नहीं बोलता है। तो सर वो लोग को कौन बोलता है? आईसीएआई बोलता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया बोलता है। तो ये वाला पिक्चर भी आप लोग को थोड़ा सा क्लियर हो जाए, आइडिया लग जाए, इसलिए ये वाला चीज आप लोग को लिखवा रहे हैं। कंपनीज, नॉन कंपनीज। अदर देन कंपनीज हु फॉलो इंड एस, मतलब अदर देन दोज कंपनीज, जो जो कंपनियों को इंड एस फॉलो करना पड़ता है उन कंपनियों को छोड़ करके बाकी सारी कंपनियों को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ता है। इनके ऊपर क्या अप्लाई होता है? कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006। नाउ कंपनी एएस रूल्स 2021 is applicable to them। अब नॉन कंपनीज के लिए सर आईसीएआई का रिक्वायरमेंट है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन एंटिटीज अदर देन कंपनीज।
तो सर एक बार वापस से फटाफट से समराइज करें। इंड एस इज एप्लीकेबल ऑन लिस्टेड कंपनी, कंपनी इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, अनलिस्टेड कंपनी हुज नेटवर्थ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ₹250 करोड़, real estate investment trust, infrastructure investment trust, central government can mandate any body corporate to apply Ind AS। तो ये सब के ऊपर तो Ind AS, और सर इनकी फैमिली के ऊपर भी Ind AS एप्लीकेबल हो जाएगा, भले ही वो छोटी कंपनियां क्यों ना हो, भले ही वो छोटी कंपनी क्यों ना हो, उन लोग को भी Ind AS अप्लाई करना ही पड़ेगा। खत्म। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसको फॉलो करना पड़ता है? सर वो सारी कंपनियां जो Ind AS फॉलो नहीं कर रही हैं उन लोग को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ता है। और सर जो कंपनी ही नहीं है, मतलब कि पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्राइटरशिप फर्म, उनको आईसीएआई रिक्वायर करता है कि आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करना पड़ेगा। तो सर इसका मतलब क्या छोटी मोटी एंटिटी सबको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ता है? नहीं। आईसीएआई क्या किया ना, जो एंटिटीज है, मतलब अदर देन कंपनीज जितनी भी एंटिटीज है ना, उनको 4 लेवल पे डिवाइड कर दिया। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। लेवल 1 एंटिटी का मतलब बहुत बड़ा बड़ा एंटिटी, लेवल 4 एंटिटी का मतलब छोटा छोटा एंटिटीज। लेवल 1 एंटिटी को सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ता है, लेवल 2 को थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, लेवल 3 को थोड़ा और रिलैक्सेशन है, लेवल 4 को बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन है, राइट। तो इस तरह से एंटिटीज आर डिवाइडेड इनटू लेवल 1, 2, 3, 4 बाय आईसीएआई। लेवल 1 को सारा एएस फॉलो करना पड़ता है, लेवल 4 को सबसे कम फॉलो करना पड़ता है। इनफैक्ट सर ये जो कंपनीज है ना, ये जो कंपनी है जो कि अदर देन दोज कंपनीज विच फॉलो Ind AS, मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनियां वो तो Ind AS फॉलो करती है, उनको छोड़ दो, उसको छोड़ के जो कंपनी है ना, उसको भी 2 में डिवाइड किया हुआ है, नॉन स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनीज और स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनीज। सर ये एग्जैक्टली क्या होता है ये भी हम लोग को जानने का जरूरत नहीं है, बस आप ऐसा मान लीजिए कि जो कंपनियां Ind AS फॉलो नहीं कर रही है, जो बची हुई कंपनियां हैं, उसमें भी तो बड़ी बड़ी कंपनियां, छोटी छोटी कंपनियां हैं। अरे 250 करोड़ से ज्यादा जिसका नेटवर्थ है वो तो बहुत बड़ा कंपनी हो गया। बट अगर किसी कंपनी का नेटवर्थ 250 करोड़ से कम है तो भी तो वो बड़ा कंपनी तो है, तो उस कैटेगरी को भी 2 में डिवाइड किया गया है, नॉन स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनीज, स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनीज। नॉन स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनी को सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ता है, और स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनी को रिलैक्सेशन है कुछ कुछ जगह पर, जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17, ये सब में इन लोग को रिलैक्सेशन मिला हुआ है। चलिए मैं इसका भी आप लोग को एक समरी, छोटा सा एक समरी लास्ट में लिखवा देता हूं। समरी कैसे सोचना है सर? इज इट अ बैंकिंग कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी? अगर इसका आंसर यस है तो उसके ऊपर Ind AS एप्लीकेबल हो ही नहीं सकता है, उसके ऊपर एएस ही एप्लीकेबल होगा। तो अगर आंसर यस है तो अप्लाई ऑल द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अगर इसका आंसर नो है तो चेक करो, चेक। अगर आंसर नो है तो चेक। वेदर लिस्टेड कंपनी और इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग और अनलिस्टेड कंपनी विथ नेटवर्थ ग्रेटर देन इक्वल टू 250 करोड़। ठीक है, इतना इनफ है। अब हम रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ये सब नहीं लिखवा रहे हैं, इतना इनफ है। चेक वेदर इट इज अ लिस्टेड कंपनी और इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग और अनलिस्टेड कंपनी विद नेटवर्थ ग्रेटर देन 250 करोड़, ग्रेटर देन इक्वल टू 250 करोड़। अगर इसका आंसर यस है, अगर इसका आंसर यस है तो इन लोग को Ind AS फॉलो करना पड़ता है, और Ind AS में कोई रिलैक्सेशन नहीं होता है। अगर किसी कंपनी को Ind AS फॉलो करना है तो उसको सारा Ind AS फॉलो करना है, कंप्लीट तरीके से फॉलो करना है, कोई रिलैक्सेशन नहीं है।
Ind AS is applicable. No relaxations. No relaxations. ठीक है, बट अगर इसका आंसर नो है तो इसका मतलब, अब आप बताइए, अगर इसका आंसर नो है तो अब आप ये बताइए कि ये कंपनी है कि नॉन कंपनी है। ध्यान से देखना, अगर बैंकिंग कंपनी या इंश्योरेंस कंपनी है तो एएस फॉलो कर दो सारा, बट अगर बैंकिंग कंपनी या इंश्योरेंस कंपनी नहीं है तो चेक करो क्या लिस्टेड कंपनी है, क्या इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है, या अनलिस्टेड कंपनी विद नेटवर्थ ग्रेटर देन 250 करोड़ है। अगर ये सब का आंसर यस है तो इसका मतलब वो बड़ी कंपनियां या लिस्टेड कंपनियां हो गई, तो उसको इंड एस फॉलो करना पड़ेगा। और इंड एस अगर किसी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है तो उसके ऊपर कोई भी रिलैक्सेशन, कोई भी एग्जेम्पशन कुछ भी होता ही नहीं है, उसको सारा इंड एस कंप्लीटली फॉलो करना ही पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि नहीं, ना तो वो लिस्टेड कंपनी है, ना वो इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है, ना ही वो अनलिस्टेड कंपनी विद ग्रेटर देन नेटवर्थ ग्रेटर देन इक्वल टू 250 करोड़ है, तो फिर चेक करो कि क्या वो कंपनी है या नॉन कंपनी है। अगर इसका आंसर नो है तो चेक करो कि कंपनी है क्या, कि नॉन कंपनी है। अगर कंपनी है तो वो दो में डिवाइड होगा, क्या तो वो नॉन स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनी होगा या फिर वो स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनी होगा। अब सर एग्जैक्टली नॉन स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनी किसको बोलते हैं, स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनी किसको बोलते हैं, ये एग्जैक्टली आपको जानने का जरूरत नहीं है, बस इसका कैटेगराइजेशन किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर एंड असेट्स, कितना का लोन वगैरह लिया हुआ है उसके बेसिस पर। तो अगर बड़ी कंपनियां हैं, मतलब आउट ऑफ द लॉट जिसके ऊपर इंड एस एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, उसमें भी क्या ये बड़ी कंपनियां हैं, तो ऑल इंड एस फॉलो करना पड़ता है, नो रिलैक्सेशन। All accounting standard is applicable. All AS are applicable. Not Ind AS, sorry. Accounting standards are applicable. All accounting standards are applicable. No relaxations. और अगर स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनी है तो एएस एप्लीकेबल, लेकिन कुछ रिलैक्सेशंस है। रिलैक्सेशंस आर देयर, कुछ रिलैक्सेशंस है। अगर नॉन कंपनी है तो आईसीएआई ने डिवाइड किया है लेवल 1 2 3 4 में। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, ऑल एएस, और इसमें रिलैक्सेशंस आर देयर। लेवल 1 सबसे बड़ा बड़ा एंटिटी हो गया, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 आर स्मॉलर एंटिटीज, एंड इनको थोड़ा थोड़ा रिलैक्सेशंस दिया गया है फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। करेक्ट। सो गाइज ये था एप्लीकेशन ऑफ इंड एस और एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब एक बार देखिए, एक लिस्ट दिखाते हैं आपको। इट इज अ लिस्ट ऑफ इंड एस। इंड एस देखो 101, फिर 102, फिर 103, ऐसे लेकर के 116 तक। इंड एस 101 से लेकर के 116 तक, और फिर इंड एस 1 2 7 8 10। राइट सर, जैसा कि आप लोग को बोले IAS 1 से लेकर के 41 तक इशू हुआ है, और IFRS वैसे तो 17 तक इशू हो चुका, बट अभी अपने इसको कंसिडर करते हैं 16 तक, बिकॉज अपने सिलेबस में जो कंटेंट है उसमें वो लोग IFRS 16 तक ही कंसिडर किए हैं। तो IFRS 1 to 16, तो सर ये तो पूरा 16 है। ठीक है,
लेकिन ये 23 ही है, 1 से 41 तक है, बट 23 ही है क्योंकि बीच में बाकी का जो 18 है ना वो डिलीटेड है, 18 आईएएस डिलीटेड है। इंडिया क्या किया, कॉरेस्पॉन्डिंग इंडेस, जो आईएएस 1 है वो इंडेस 1 है, जो आईएएस 2 है वो इंडेस 2 है। आईएएस 3 आज के दिन है ही नहीं, तो इंडेस 3 है ही नहीं, देख लो, आईए इंडेस 1, इंडेस 2, आईएएस 3 है ही नहीं, आईएएस 4 है ही नहीं, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, सीधा आईएएस 7 है। तो नेक्स्ट अपना भी इंडेस 7 है। मतलब सर इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबरिंग है ना, इंडेस 1 2 7 8 10, ये एग्जैक्टली जो आईएएस का नंबर है, एंड इनफैक्ट जो नाम है वो भी जो आईएएस का नंबर है, जो आईएएस का नेम है वो एज इट इज यहां पर अप्लाई किया गया है, बस आईएएस की जगह इंडेस लिख दिया। एंड सर यहां पर वापस से आईएफआरएस भी 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या वापस से इंडेस 1 लिख देगा, वो तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए उसका सीरीज में 100 कर दिया, 101 इट मींस आईएफआरएस 1, 102 मींस आईएफआरएस 2, आईएफआरएस 3 4 5 6 ऐसे करके 16 तक। आईएफआरएस में अभी तक कुछ भी डिलीटेड नहीं है, क्योंकि आईएफआरएस तो सर लेटेस्ट स्टैंडर्ड्स जो इशू हुए हैं वो एज इट इज एप्लीकेबल है। आईएफआरएस 1 से लेकर के 16 तक, इंडेस 101 से लेकर के 116 तक, और आईएएस 1 से लेकर के 41 तक, इंडेस 1 से लेकर के 41 तक। करेक्ट गाइज, आई होप आप लोग को एक अच्छा खासा आइडिया लग चुका है कि एग्जैक्टली दो सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स कैसे है, इंडेस किसके ऊपर एप्लीकेबल है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किसके ऊपर एप्लीकेबल है, इंडेस का एग्जैक्टली क्या नंबरिंग है। सर आउट ऑफ द 39 स्टैंडर्ड्स इंडेस, आउट ऑफ द 39 स्टैंडर्ड्स अपने सिलेबस में देयर आर 12 इंडेस इन अवर सिलेबस, जो अपने को अलग से पढ़ना है, और इसको छोड़ करके और भी बहुत सारा स्टैंडर्ड है। सर ये 12 स्टैंडर्ड तो अलग से पढ़ना है, राइट सर, इसका मतलब क्या हम लोग को 39 में से खाली 12 ही पढ़ना है? नहीं, 12 तो हम लोग को अलग से पढ़ना है, और बाकी ऐसे इंडेस है जो कि चैप्टर्स में कवर हो रहे हैं। बहुत सारे इंडेस ऐसे हैं जो अलग अलग चैप्टर्स में कवर हो रहे हैं, जैसे इंडेस 103 है बिजनेस कॉम्बिनेशन, ये हम लोग का एक अलग चैप्टर है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडेस 110, और इससे रिलेटेड और भी 4 स्टैंडर्ड है, मतलब जो अपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे ना तो 5 इंडेस कवर हो जाएगा। तो सर इसका मतलब अपने सिलेबस में अभी आप लोगों को लिखना कुछ नहीं है गाइस, अब एक बार खाली थोड़ा सा नोट करना। सर 12 इंडेस तो अलग से पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद इंडेस 103 हम लोग पढ़ेंगे, एक 1 इंडेस इन बिजनेस कॉम्बिनेशन, 5 ये बिजनेस कॉम्बिनेशन है, 5 इंडेस हम लोग पढ़ेंगे कंसोलिडेशन में, और 3 इंडेस हम लोग पढ़ेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में। तो सर बेसिकली कितना हो रहा है बताइए? 21 इंडेस है हमारे सिलेबस में आउट ऑफ 39। आउट ऑफ 39 वी हैव टू स्टडी 21 इंडेस, राइट। सो गाइज आई होप आप लोग को एक अच्छा खासा इंट्रोडक्शन मिला है अबाउट द सब्जेक्ट। नेक्स्ट क्लास में अपने बात करेंगे अबाउट द स्केड्यूल 3। स्केड्यूल 3 आप लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हो, बट आप लोग जो पढ़े हुए हो वो है स्केड्यूल 3 का डिवीजन 1। अभी अपने बात करेंगे स्केड्यूल 3 का डिवीजन 2 के बारे में, वो अपने बात करेंगे गाइज नेक्स्ट क्लास में। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होगा। आप लोग को जो अभी अभी आज हम लोग रिलायंस का बैलेंस शीट देखे थे, रिलायंस का पीएल देखे थे, तो आप लोग देखे ना स्टार्टिंग में असेट्स था। सर ये वो है इंडेस वाला कंपनी को फॉलो करना पड़ता है स्केड्यूल 3 का डिवीजन 2। डिवीजन 2 वाला बैलेंस शीट का फॉर्मेट जब आप समझोगे तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि किस तरह से बैलेंस शीट बनता है। और वो बैलेंस शीट गाइज हम लोग को बहुत अच्छे से मालूम होना जरूरी है, ये हम लोग के लिए रेलिवेंट है, एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, राइट। हमारे सिलेबस में अलग से टॉपिक नहीं है, लेकिन उसके बिना आप कंसोलिडेशन का सम ही नहीं कर पाओगे, बिजनेस कॉम्बिनेशन का सम ही सॉल्व नहीं कर पाओगे, करेक्ट। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद स्केड्यूल 3 डिवीजन 2। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।